हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, वो सारी चीज जो हमारे इतिहास की जानकारी देती हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि अभिलेखों से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी अभिलेख हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका एक पूरा वीडियो लेक्चर मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है। हम लगभग यहाँ पर 15 अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं वो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डाल लेते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख। तो दोस्तों, यहां से एक बात समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभिलेख के नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उससे संबंधित जो भी शासक होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देते हैं, अभिलेख। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे, इस अभिलेख से संबंधित जो भी शासक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं, शासक। यहाँ पर हम लोग नंबर 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हम अभिलेख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हाथी गुफा अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे, हाथी गुफा अभिलेख। तो दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग विचार कर लेते हैं। ये जो अभिलेख है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, ये उड़ीसा से मिला है और ये बहुत बड़ी एक गुफा है। और वो गुफा कुछ कुछ हाथी की तरह दिखती है, उसका विशालकाय आकार है, इसीलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया हाथी गुफा अभिलेख। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, हाथी गुफा अभिलेख से जो संबंधित राजा है उसका नाम है कलिंग राजा खारवेल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं शासक का नाम, कलिंग नरेश खारवेल। तो दोस्तों, इस अभिलेख से हमें जो कलिंग राजा खारवेल था उसके जीवन के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो इसमें इस अभिलेख में ये बताया गया कि खारवेल ने किस तरीके से शिक्षा ग्रहण की और उसने किस तरीके से राजगद्दी को प्राप्त किया था या किस तरीके से वो शासक बना था। तो ये सारी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। यहां से दोस्तों हम लोग और लिख लेते हैं, ये उड़ीसा में है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं उड़ीसा में। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 जो है हमारे पास वो है महास्थान अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं महास्थान अभिलेख। तो दोस्तों, यहां से मैं बताना चाहता हूं कि महास्थान अभिलेख से जो संबंधित है वो संबंधित शासक है सम्राट अशोक। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं सम्राट अशोक। तो यहां से हम लोग 3 चीजें समझने की कोशिश करेंगे, 3 वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिख देता हूं, एक तो हम लोग अभिलेख को समझेंगे, दूसरा हम लोग दोस्तों समझेंगे शिलालेख क्या होते हैं, शिलालेख, और तीसरा दोस्तों जो हम समझेंगे वो है स्तंभ लेख। दोस्तों, अभिलेख उसको कहते हैं जहां पर किसी शासक के द्वारा कुछ निर्देशों को लिखा जाता है, कुछ राजकीय आदेशों को लिखा जाता है। तो दोस्तों, अभिलेखों को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अभिलेख लिखने की जो परंपरा हमारे भारत में शुरू की गई थी वो सम्राट अशोक के समय से ही शुरू की गई थी। यानी सम्राट अशोक ऐसे प्रथम शासक थे जिनके द्वारा अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की गई। तो दोस्तों, यहां से एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, शिलालेख। शिला का मतलब होता है दोस्तों एक पत्थर और उस पर कुछ लिखा हुआ लेख। तो दोस्तों, शिलालेख का मतलब हम लोग आसानी समझ सकते हैं, कोई छोटा सा पत्थर है उस पर कुछ लेख लिखा गया है, किसी शासक के द्वारा कोई जानकारी दी गई है, वही हमें शिलालेख कहलाता है। इसी क्रम में दोस्तों स्तंभ लेख। तो दोस्तों, स्तंभ लेख सबसे ज्यादा जो भारत में मिले हैं वो सम्राट अशोक के ही हैं। और दोस्तों, सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख मिले हैं उनके ऊपर हमने देखा एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। दोस्तों, हमने देखा होगा दोस्तों, स्तंभ लेख उसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है और उसके ऊपर सम्राट अशोक के द्वारा कुछ जानवरों को बनवाया गया था। जैसे हमें सारनाथ का स्तंभ लेख देखने को मिलता है, उसके ऊपर हमने देखा कि 4 शेर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि स्तंभ लेख और शिलालेख आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम डालते हैं नंबर 3। तो दोस्तों, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। नंबर 3 पे हमारा जो है वो है सौह गौरा अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सौह गौरा
अभिलेख। दोस्तों ये जितने भी अभिलेख पढ़ा रहा हूं सब अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी पेपर्स में आए हुए हैं। तो इसी क्रम में 100 गुना अभिलेख को हम देखेंगे। दोस्तों ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसकी प्राप्ति हुई है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यूपी के गोरखपुर से मिला है, गोरखपुर से प्राप्त। जो अभिलेख है वो एक तांबे का एक बहुत बड़ा बोर्ड था, उस पर लिखा गया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ताम्र पत्र पर लिखा हुआ अभिलेख। तो यहां से लिख सकते हैं ताम्र पत्र पर लिखा गया अभिलेख। और दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहां पर एक अन्नागार का चित्र मिला हुआ है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अन्नागार का चित्र। इसी तरीके से दोस्तों महास्थान अभिलेख के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। महास्थान अभिलेख से भी एक अन्नागार का चित्र मिला है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अन्नागार का चित्र। और दोस्तों ये जो अभिलेख मिला है, महास्थान अभिलेख मिला है, ये बंगाल जगह से मिला है। तो दोस्तों यहां से ये प्रमाणित होता है कि सम्राट अशोक का जो राज्य क्षेत्र फैला हुआ था, पूर्व में जो राज्य क्षेत्र की सीमाएं थी वो बंगाल तक फैली हुई थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बंगाल विजय का प्रमाणित होना। तो दोस्तों बंगाल में मिला है, तो बंगाल विजय का भी प्रमाण इसमें देखने को मिलता है। इसी क्रम में दोस्तों अब हम लोग आगे चलेंगे नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर 4 दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं और इसको प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, यहां पर हम लोग अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्तंभ लेख के बारे में पढ़ रहे हैं और शिलालेखों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भानुगुप्त के एरण अभिलेख के बारे में। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं एरण अभिलेख। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे भितरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक तो भितरी अभिलेख, और इसी शासक का एक और अभिलेख है जिसको हम लोग जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। तो चलिए दोस्तों इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो समुद्रगुप्त के समय में लिखी गई थी, समुद्रगुप्त के समय में। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया था, लेकिन इसको लिखने वाले एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन के द्वारा इसको लिखा गया था। इसके बाद दोस्तों इस अभिलेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें यहां पर याद रखने हैं। और दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ये पूरा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एरण अभिलेख में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ 510 ईस्वी में इस अभिलेख को लिखा गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा रचित। तो दोस्तों भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि सती प्रथा का पहली बार वर्णन इसी अभिलेख में मिलता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से आप लोग ध्यान रखोगे सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग याद रखना। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों भितरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं वो दो शासकों के मिले हैं। एक तो हम लोग भितरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख के शासक जो हैं वो उनके बारे में लिख देते हैं। ये है स्कंदगुप्त। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्कंदगुप्त के समय में रचित। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। एक बार हमें और पढ़ना है, वो इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां से एक चीज और आप लोग ध्यान रखोगे, भितरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पूरी तरीके से पराजित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो यहां से आप लोग याद रखोगे हूणों को पराजित करने वाला एकमात्र गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हूणों को परास्त करने की जानकारी। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे जो अभिलेख मैंने यहां पर लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है। और इनके जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं ये और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी हमारे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे नंबर 7 को। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम दोस्तों देखते हैं नंबर 7। तो यहां से हम लोग नंबर 7 पर डाल देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि हमें जूनागढ़ में दो अभिलेख देखने को मिलता है। एक तो हमने स्कंदगुप्त का अभिलेख देखा, एक और शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का भी जूनागढ़ अभिलेख हमें देखने को मिलता है। तो यहां से हम लोग नंबर 7 पे लिखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख को एक और नाम से जाना जाता है गिरिनार अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं गिरिनार अभिलेख। तो दोस्तों ये दोनों नाम हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो यहां से आप लोग इसको याद रखेंगे। यहां से हम लोग देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नंबर 8 पर देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नंबर 9 पर। नंबर 9 पे हम लोग देखेंगे दोस्तों ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। दोस्तों ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख को जो लिखवाया था वो किसने लिखवाया था, मैं यहां पर बता चुका हूं, सत शासक रुद्रदामन के समय में रचित। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया हमारे लिए जो हमारे पेपर से पूछा जाता है। और दूसरा ये कि संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां देखने को मिलती है, इस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य।
के विषय में जानकारी। दोस्तों इसके बाद हमें यहां से एक चीज और देखने को मिलती है, वो है सुदर्शन झील। तो दोस्तों यहां पर एक झील का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सुदर्शन झील की जानकारी। तो दोस्तों यहां से ये भी पता लगता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है या उसका जो जीर्णोद्धार है कई शासकों के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं देवपाड़ा अभिलेख। तो दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख को लिखवाने वाला एक सेन वंश का शासक था जिसका नाम था विजय सेन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देवपाड़ा अभिलेख को बंगाल के सेन वंश के शासक, सेन वंश के शासक विजय सेन, तो यहां पर लिख सकते हैं विजय सेन के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों यहां से हमें बंगाल के विषय में जानकारी मिलती है, उस समय तत्कालीन समाज कैसा था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एहोल अभिलेख को जो जिसने लिखवाया था वो था पुलकेशन द्वितीय। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पुलकेशन द्वितीय के द्वारा रचित। और दोस्तों यहां से एक बात और बताना चाहता हूं, ये चालुक्य वंश का शासक था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चालुक्य वंश का शासक। तो दोस्तों एहोल अभिलेख से जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखने को मिलती है वो ये है कि पुलकेशन द्वितीय के द्वारा जो कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन उसको हराया गया था। तो ये जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध हुआ था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हर्षवर्धन। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसमें जो जीते थे वो थे ये, इसको मैं W से लिख रहा हूं, W का मीन्स बेन होता है। तो यहाँ पर जो जीत हुई थी वो पुलकेशन द्वितीय की हुई थी और जो हारे हुए राजा थे वो थे हर्षवर्धन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग L से दिखा सकते हैं। L का मतलब लॉस होता है, यानी जो हारे हुए राजा थे वो हर्षवर्धन थे और जीते हुए राजा जो थे वो पुलकेशन द्वितीय थे। चालुक्य वंश जो था वो दक्षिण भारत में था। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दक्षिण भारत के राजा भी उत्तर भारत पर आक्रमण करते थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो भी कन्नौज को लेकर हुआ था। तो हर्षवर्धन भी कन्नौज का ही राजा था। तो दोस्तों कन्नौज अपने आप में एक बहुत उपजाऊ जमीन थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा खाद्यान्न के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, इसको लेकर ही यहाँ पर युद्ध होते रहे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नंबर 10 की तरफ। तो यहां से हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं नंबर 10। तो दोस्तों नंबर 10 पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नासिक अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नासिक अभिलेख। इसके बाद दोस्तों हम लोग नंबर 11 पर पढ़ेंगे ग्वालियर अभिलेख। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ग्वालियर अभिलेख। नंबर 12 पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मंदसौर अभिलेख के बारे में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मंदसौर अभिलेख। तो दोस्तों जो नासिक अभिलेख है इससे संबंधित जो शासक है वो है गौतमी पुत्र बलसरी। तो दोस्तों ये जो शासक है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सातवाहन वंश। तो दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा जानकारी
दें तो आप ध्यान रखना सातवाहन वंश वो वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों इसीलिए यहां से क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के चलाने वाला कौन सा राजवंश था, तो सातवाहन वंश था। और दोस्तों ये सबसे प्राचीन वंश भी माना जाता है क्योंकि सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में मात्र एक वंश की जानकारी मिलती है, वो है सातवाहन वंश। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्वालियर अभिलेख के बारे में। तो दोस्तों ग्वालियर अभिलेख से जो संबंधित था वो राजा था प्रतिहार राजा भोज। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्रतिहार राजा भोज। तो दोस्तों भोज अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था, इसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मंदसौर अभिलेख के बारे में। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मंदसौर अभिलेख जो है वहां पर हमें दो शासकों के अभिलेख मिलते हैं। तो एक मंदसौर का अभिलेख और हमें मिलता है, तो मैं यहां पर नीले रंग से इंडिकेट कर रहा हूं, यहां पर एक और लिख रहा हूं मंदसौर अभिलेख। तो दोस्तों यहां पर दो शासकों के अभिलेख मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये वाला पहला वाला जो मंदसौर अभिलेख मिला हुआ है वो मिला है मालवा का एक शासक था जिसका नाम था यशोवर्मन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मालवा शासक यशोवर्मन। अब हम दूसरे मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर हमें नाम लिखना पड़ेगा कुमारगुप्त फर्स्ट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट। तो दोस्तों यहां पर इस अभिलेख में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिलती है वो यहाँ के व्यापार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ भारत से और चीन से जो रेशम का व्यापार होता था उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इसी अभिलेख से मिलती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि तत्कालीन व्यापार का वर्णन। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी था और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। बस दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार आपको देखना है, तो ये सारे अभिलेख हमें आसानी से याद हो सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम अभी मौर्य वंश का जो सेकंड पार्ट है उसको लाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के सभी शिलालेखों को और उसके द्वारा जो भी स्तंभ लेख बनवाए गए थे उनको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। इसी क्रम में हम लोग आगे किसी नए चैप्टर को लेकर आएंगे जहां से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसी भी कंपटीशंस में। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।